Good afternoon, all of you. तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग 1 यूनिट कंप्लीट कर चुके थे और मैंने बोला था कि 1 यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम लोग, ठीक है, जिनको जो कुछ डाउट्स होगा वो क्लियर करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और आपको जवाब देना होगा। वही क्वेश्चन किया जाएगा जो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया गया है, राइट, ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं। आप लोग हैंड रेज करेंगे, ठीक है। कैमरा ऑन रहना चाहिए जो भी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। सबसे पहले बताइए, व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग क्या होता है? व्हाट इज बूटिंग? हैंड रेज करें, कौन बताएंगे बूटिंग टर्म क्या होता है? कैमरा ऑन करो, सिकंदर और केशव जो भी हैं, कैमरा ऑन करेंगे, उन्हीं को पहले प्रायोरिटी मिलेगा। केशव झा, बताओ केशव। यस सर, जो कंप्यूटर ऑन करते हैं उसी टाइम सर बूटिंग, उसी को बूटिंग बोलते हैं सर। वेरी गुड। यानी कंप्यूटर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है, वो जो प्रोसेस होता है स्टार्ट करने का, ठीक है, वही कहलाता है बूटिंग, ठीक है। बूटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है। बूटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग, ठीक है। अभी मैंने बूटिंग का टाइप नहीं बताया है, मैं आगे बताऊंगा। हार्ड बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये मैं बताऊंगा, इसलिए मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। जो टर्म मैंने क्लास में डिस्कस किया है वही टर्म मैं पूछ रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? बताइए शिवम। यस सर। सर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये है, मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी वन पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी वन पर्पस के लिए सर। और मतलब कि एक यूजर के लिए सर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब कि बहुत सारा यूजर्स में टास्क परफॉर्म कर सकता है सर। बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यस। एग्जाम्पल बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके सर, जैसे कि लिनक्स हो गया, डेट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर सर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो MS वर्ड और ये सब आता है सर। लिनक्स नेक्स्ट, हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब। और उसके बाद विंडोज हो गया, ये सब ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिस्टम, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड डाउन कर लीजिए, फिर हैंड को डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपका हैंड रेज हो रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? बोलो सिकंदर। यस सर। सर, कंपाइलर जो होता है सर, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है उसको इन ऑर्डर में, मतलब उसको सिंपली बोले तो उसको ऑर्डर में कर करके उसको ट्रांसफर करता है। वो अब कंपाइलर जो होता है एक ही साथ उसको ट्रांसफर कर देता है, और
इंटरप्रेटर जो होता है एक एक करके सीक्वेंस में ट्रांसफर करता है। वेरी गुड, सही है। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल सोर्स को एट ए टाइम मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, पूरे सोर्स कोड को, और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ ओएस? ओएस का आर्किटेक्चर क्या है, मतलब वो बताना है कि उस आर्किटेक्चर का ऑर्डर कि सबसे पहले क्या नीड है, उसके बाद क्या होता है। आदित्य बताओ, आदित्य, आदित्य कुमार, यस सर। बताइए आर्किटेक्चर ऑफ ओएस। सर मैंने उठाया तो कंपाइलर के लिए सर, आर्किटेक्चर मेरे को नहीं पता। तो उसके बाद जब क्वेश्चन जब पूछा जाए न्यू क्वेश्चन तो हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, अंशु आप बताओ। ओके। बस अंशु बताइए। सर आर्किटेक्चर ऑफ ओएस का फर्स्ट सर हार्डवेयर पार्ट, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद देन यूजर, वन एंड मोर देन यूजर। एक बार फिर से रिपीट करो। आर्किटेक्चर ऑफ ओएस में सर फर्स्ट में हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसके बाद सर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यूजर। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या चाहिए? हार्डवेयर सर। हार्डवेयर, उसके बाद क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद सर देन यूजर। यूजर्स, वेरी गुड। यस सर, यूजर्स, वन एंड मोर देन यूजर्स। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ कुंदन, कुंदन बताइए व्हाट इज ओएस? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। An operating system is the system software that control all activity of computer system. Computer system is the main controller of computer. ओके, ठीक है, आपने जो भी बताया वो सही है। और दूसरे तरीका से मैं डिफिनीशन पूछना चाहता हूं। शिवम आप बताओ, शिवम गुप्ता। Yes, sir. बताइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। An operating system is a system software that acts as a user and interface between computer. वेरी गुड। फिर थर्ड तरीके से बताएगा हिमांशु, बताओ। Sir, it is a first form of our computer, and it gives platform between computer and user, interface between computer and user. And sir, without operating system, we not talk with computer without operating system. वेरी गुड। अंकित, और कुछ तुम बता सकते हो ओएस में? अंकित। Yes, sir. Sir, an operating system is system software that interacts between user and the Windows.
without operating system, no work can be done in this system. Very good, very good. An OS interface between user and the system that performs work. Whatever we work done on this system, without OS there is nothing possible. Very good. एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, किसी लोग सभी से, कहा जाता है कि ऑपरेटिंग इज सेड टू बी रिसोर्स एलोकेटर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी रिसोर्स एलोकेटर. ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर, मेमोरी एलोकेटर. हाउ? कौन बताएंगे? रिसोर्स एलोकेटर कहने का मतलब रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स कंट्रोलर, मेमोरी, वो सारा कुछ करता है. कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ जो भी पॉइंट्स है. हाँ बताओ शिवम. Sir, operating system is called a resource allocator because when hardware has no operating system, then operating system not allocate at first. जैसे कि मेमोरी में एलोकेट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है सर. अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट नहीं करेगा तब तक कोई ऐप मेमोरी को एलोकेट नहीं कर सकता है सर. मेमोरी को एलोकेट नहीं कर सकता है मतलब मेमोरी को तो एलोकेट करेगा ही. रिसोर्स एलोकेटर कहते हैं या मेमोरी एलोकेटर कहते हैं, ठीक है, या रिसोर्स कंट्रोलर कहते हैं. बोलो केशव. सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो सबसे पहला ये है जो सबसे पहले वही मेन मेमोरी में बूटिंग के टाइम में ही, मतलब मेन मेमोरी में ही सबसे पहले एलोकेट होता है सर. उसी के थ्रू हम ये जब भी कोई हमको जरूरत होता है उस हिसाब से वो हमको एलोकेट करता है. कोई भी रिसोर्स उसी के थ्रू. बिल्कुल सही है, आप लोग सही बता रहे हो. मतलब वही चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही. आप जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज. सारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है. ठीक है, वो चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करता है कि वो प्रॉपर्ली हमारा प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं, स्कैनर काम कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, माउस वर्क कर रहा है कि नहीं. ठीक है, तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड होता है, वो प्रिंटर का फाइल हो या स्कैनर का फाइल हो या कीबोर्ड का कोई फाइल हो, वो सारा फाइल्स इनिशियलाइज होता है. ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्स एलोकेटर कहने का मतलब यही है कि जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्स अटैच है वो सारे को एलोकेट करता है, कंट्रोल करता है और सभी के लिए वो मेमोरी एलोकेट करता है. इसलिए मैं ये पॉइंट बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है रिसोर्स एलोकेटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI? What is difference between CUI and GUI? और कोई स्टूडेंट जिनसे मैंने क्वेश्चन नहीं किया है, कैमरा ऑन रखो. बताइए मनीष साहब. सर GUI में होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इसका मतलब उस ग्राफिकल इंटरफेस में हम किसी डेस्कटॉप के आइकन को क्लिक करके उसे हम कमांड दे सकते हैं, लेकिन CUI में कैरेक्टर बेस या कैरेक्टर होता है, उसमें हम लिख कर उसको कमांड देते हैं. बिल्कुल
बिल्कुल सही है। आप मैंने बताया भी था कि CUI में कैसे वर्क करते हैं, कमांड के थ्रू काम करते हैं, कमांड के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। हर कमांड मुझे याद रखना होगा, जबकि GUI मोड में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है। सारा कुछ ग्राफिकली कंपोनेंट्स के द्वारा हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, ठीक है। तो GUI मोड में काम करना बहुत ही आसान होता है और क्विकली हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। अंकित कुमार, ये आपका बैड हैबिट है, आप हमेशा बाल को ऐसे कर रहे हो, मतलब क्या आप कहीं सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं? ये सब आपको सीखना होगा ना। कहीं मान लो कि इंटरव्यू फेस कर रहे हो ऑनलाइन मोड में, फेस टू ऑनलाइन मोड में, और आप वहां पे इस तरह का अगर आप हरकत करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये सब आपको सीखना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा को हमेशा ऑन रखो। अगर नेटवर्क इशू नहीं है तो कैमरा को ऑन रखिए। यही तो 3 साल में सिखाना है, ठीक है। 3 साल में यही सीखना है। अब जहां प्रॉब्लम मुझे लगेगा हम वहां पर आपको बोलेंगे, और यही नहीं सीखिएगा तो फिर दिक्कत होगी। कोई स्टूडेंट होता है कि अपना शर्ट का बटन ओपन किए हुए, तो वो मुझे ध्यान पता चलेगा ना, उसको मैं बोलूंगा कि हाँ कुंदन सही से बैठो, सही पोज होना चाहिए। यही तो है कम्युनिकेशन। और ये चीज आप नहीं करेंगे, आदत लगा हुआ रहेगा, तो फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग OS? हिमांशु राज, बताओ हिमांशु। सर जैसे सिंगल टास्किंग का मतलब होता है सर, कोई प्रोसेसर पर एक ही काम कर सकते हैं, जैसे गाना सुनना है तो गाना ही सुन सकते हैं। और मल्टी टास्किंग का मतलब होता है सर कि कोई भी प्रोसेसर पर मतलब कि हम गाना भी सुन सकते हैं, उसके साथ अदर काम भी कर सकते हैं सर। कई और प्रोसेस उस समय चलते रहता है। सही है। मतलब हम यहाँ पे किसी भी मतलब आप एट ए टाइम जब एक ही वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगल टास्किंग कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल मैंने बताया था डॉस, ठीक है। आप एट ए टाइम एक ही वर्क कर पाओगे। और मल्टीटास्किंग में मैंने बताया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने सिस्टम में यूज करते हैं, वहां पे मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म करते हैं। एक तरफ चैटिंग भी कर रहे हैं, मेल भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड में अगर आप रिज्यूम भी बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। यानी एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस मेन मेमोरी के पास है, ठीक है, मेन मेमोरी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? और कोई स्टूडेंट्स जिससे ऋतिकेश नहीं बता पाएंगे? बिट्टू, आप बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करने का जरूरत है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि बैच से केवल मात्र 10 स्टूडेंट का ही परफॉर्मेंस हो, ठीक है। अभी से आपको अभी स्टार्ट ही हुआ है, और इसमें आपका 100% परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब मैं तो टीचर हूं, मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे केवल बढ़कर 10-15 स्टूडेंट्स ही बैच में जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जहां प्रॉब्लम है आप पूछिए, उसको पढ़िए, आपको करना होगा। जहां प्रॉब्लम है आप पूछिए, ठीक है। आप क्लाइंट सर्वर, आप ऐसे भी कहीं नाम सुना होगा क्लाइंट का, सर्वर का, उससे रिलेटेड कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। हेजिटेशन को तो बिल्कुल खत्म कर देना है आपको, अगर कुछ पढ़ना है तो।
आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने जाओगे या स्पोकन सीखने जाओगे, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तो बोला जाता है ना कि गलत सही जो कुछ है इंग्लिश में बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश बोलने का कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो आप कैसे इंग्लिश बोलिएगा? जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट का है वो आप नहीं बोल पा रहे, उससे रिलेटेड जो कुछ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में ही बोले, आप हिंदी में भी जवाब दीजिए, उसके बारे में आपको जानना है। हम जानना चाहते हैं कि इस टर्म के बारे में आप जानते हैं या नहीं। कम्युनिकेशन तो आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो भी मेहनत आपको करना होगा। तो आप जब जवाब देंगे तब ना। अब वही मैंने जिससे क्वेश्चन पूछा है वही स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं, केशव, मनीष, शिवम, अंशु, सिकंदर, शिवम गुप्ता, कुंदन। इसका कैमरा ऑन नहीं है, क्या है? साहेब कुमार, कैमरा नेटवर्क इशू है, बोलो साहेब। यस सर, यस सर, नेटवर्क इशू है सर। नेटवर्क इशू है, तो चलिए बोलिए। तो आप बताओ, चलो हैंड रेज किए हो तो बताओ मुझे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? सर मल्टी क्लाइंट्स आर द कनेक्टेड टू द सर्वर। सर मतलब एक सर्वर से बहुत सारे मतलब मल्टीपल आदमी से कनेक्ट हो सकते हैं। पहले आप बताइए कि सर्वर का क्या काम होता है और क्लाइंट का काम क्या होता है? तो सर सर्वर का काम होता है सर क्लाइंट को सर जोड़ना, क्लाइंट को जोड़ना, और क्लाइंट का काम कनेक्ट करना, सर्वर से जुड़ना। सर क्लाइंट का भी सर काम होता है सर, वर्क होता है। क्लाइंट क्या करता है और सर्वर क्या करता है? क्लाइंट भी एक प्रोग्राम है, सर्वर भी एक प्रोग्राम है। क्लाइंट का क्या वर्क होता है, सर्वर का क्या वर्क होता है, ये मुझे केवल आप बता दीजिए। सर क्लाइंट जो होता है सर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है सर। हाँ, और सर सर्वर जो होता है सर वो प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है सर, प्रोसेस को। प्रोसेस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? क्लाइंट के पास क्या करता है सर? अगेन सर्वर के पास सेंड करता है और उसको क्लाइंट को सर ऐड करता है। चलिए अब मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो कंप्लीट करेगा, सही से बताएगा। ओके। बताओ कुंदन तुम। सर सर्वर तो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और क्लाइंट एक प्रकार का एक्सेप्टेबल प्रोग्राम होता है। जो एक सर्वर पे अनेक क्लाइंट काम करते हैं उसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक ही सर्वर पे अनेक क्लाइंट काम करता है। तो क्लाइंट का काम क्या है? ये सर्वर जो सेंड करता है रिक्वेस्ट, इसको एक्सेप्ट करना। और सर्वर क्या करता है? सर्वर एक्सेप्ट को आगे बढ़ाता है क्लाइंट के पास। सर्वर एक प्रकार का प्रोग्राम है। अच्छा, सही है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैंने समझाया था कि एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वहां पे सर्वर मेन कंट्रोलर की तरह काम करता है, ठीक है, जो सारे क्लाइंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और क्लाइंट एक प्रकार का प्रोग्राम है जो सर्वर के पास अपने रिक्वेस्ट को भेजता है, और सर्वर का काम है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट को क्या करना? रिट्रीव करना, उसके बाद प्रोसेस करेगा और इमीडिएटली क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। अगर सर्वर फेल हो गया तो पूरा इंटायर सिस्टम हमारा क्रैश कर जाएगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर तो वही मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इस तरह से मैंने आपको रिवीजन करने का मौका भी मिल गया था, और मैंने बोला भी था कि हम नेक्स्ट क्लास में FAQ रखेंगे, क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। जैसे ही एक यूनिट समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर। जिस बच्चा को, आज तो ऑफलाइन में आना था लेकिन आज फेयरवेल है, ठीक है, फाइनल ईयर बच्चे के, आपके सीनियर का, ठीक है, इसी कारण से ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं हो रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फिर से मैं आपको जहां प्रॉब्लम होगा फिर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन सीखिए,
नहीं सीखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अभी आपके पास टाइम है, फिर समय निकल जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो प्रॉब्लम है जिस सब्जेक्ट में, आप टीचर से जरूर डिस्कस करें। इतना फ्रेंडली आप टीचर के साथ बन जाइए कि हर चीज हम शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, उनसे आप किसी भी तरह का कोई भी हेजिटेशन ना हो और आप वहां पे पूछें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा भी अगर आंसर जानते हैं तो सर को बताएं या नहीं बताएं। ये चीज बिल्कुल आपको खत्म करना है, समाप्त करना है। अगर आप नहीं आगे बढ़कर ये करेंगे तो टीचर को अधिकतर क्या होता है, टीचर जो भी टीचर हैं जो क्लास में आगे जवाब देंगे तो अधिकतर फोकस उन्हीं पे होता है। बाय डिफॉल्ट आई कांटेक्ट मेरा उन्हीं लोग के पास रहेगा जो जो क्वेश्चंस बता रहे हैं, उन्हीं का नाम याद रहेगा। मनीष कुमार, शिवम, अंशु, ये हर क्लास में अब हर टीचर से फीडबैक लिया जाएगा तो नाम तो यही ना हम लोग बताएंगे कि शिवम आंसर देता है, मनीष देता है, रजनीश देता है, हिमांशु देता है, केशव देता है। इसलिए अभी आपको जहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इमीडिएटली शेयर कीजिए, आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। हम सभी टीचर जितने भी हैं सभी हर तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप मेहनत करो, आपको मेहनत करना होगा। अब ऐसा तो नहीं कि इन लोग पहले से पढ़ा है, आप ही के साथ क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है, तो कम से कम सभी स्टूडेंट को इसमें यहाँ पे ये करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो मैंने पूछा था पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। संदीप तुमको क्या प्रॉब्लम है, या बिट्टू क्या प्रॉब्लम है, क्लास छूटा हुआ है? बताओ संदीप, तुम बताओ, क्यों नहीं बता सकते हो पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर? सर ये एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर जिसमें कि सर जितने भी सिस्टम होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ना किसी सर्वर से ना किसी क्लाइंट से। देखो तो कितना सही जवाब तुम बता रहे हो, फिर भी वही ना मैं कह रहा हूं कि आप जानते हुए भी आप हैंड रेज आप नहीं कर रहे हैं, और जानते हुए यही चीज तो आपको बोलना है, यही चीज तो बोलना है। आप थर्ड ईयर 3 साल जाते जाते आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर जैसे ही समाप्त होगा फिर आपको इंटरव्यू आपको फेस करना होगा विप्रो टीसीएस का। इन्फोसिस भी आ रही है, विप्रो आ रही है, टीसीएस आ रही है। तो इसको सही करना होगा। बिल्कुल सही है कि पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में कोई भी सिस्टम ना तो सर्वर होता है ना क्लाइंट होता है, सभी को प्रिविलेज सेम है, सभी को पावर सेम है, सभी का कैपेबिलिटी सेम है। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता है, सारा इंडिपेंडेंट वे में काम करता है। आपने बिल्कुल सही बताया। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानते हैं लेकिन वो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। और क्लास के टाइम में आप कैमरा ऑन, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मान लो कि ऑफलाइन में किसी को आने में प्रॉब्लम है, ऑनलाइन ही क्लास ज्वाइन करते हो तो कैमरा जरूर ऑन रखिए। ये तो मान लो कि यहाँ पे ऑन है कि अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसमें सभी स्टूडेंट को कैमरा ऑन रखना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तब तो वहां पर मेरा स्क्रीन शेयर है, मेरा आपका फोटो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब आपसे हम डिस्कस करेंगे कैमरा ऑन है तब मुझे पता चलेगा, लेकिन अभी फेस टू फेस में तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम? हार्ड रियल ओएस और सॉफ्ट रियल ओएस में क्या डिफरेंस है? तुम बता सकते हो बीटू? बीटू कुमार आप बता सकते हो? नो सर।
क्लास आप किए थे ना? छूटा हुआ है सर। छूटा हुआ है। चलिए, जो 10 पार्टिसिपेंट का हैंड रेज है उन्हीं से मैं पूछता हूँ। संदीप, आप बताओ। सर हार्ड रियल टाइम में जैसे कि सर एक फिक्स डेडलाइन के अंदर हमको काम करना पड़ता है। जैसे सर फ्लाइट अटेंडेंस हुआ, मेडिकल या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग वगैरह में, जिसमें सर अगर टाइम के मतलब अंदर अगर कोई वर्क नहीं हुआ तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो सिस्टम सर फेल हो सकता है। और सर सॉफ्ट रियल टाइम में अगर थोड़ा सा मतलब देरी भी होता है तो सर उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सॉफ्ट रियल टाइम का एग्जांपल बोल दीजिए। सॉफ्ट रियल टाइम का सर जैसे कि सर गेमिंग होगा। हाँ, सर गेम भी जैसे होगा, मोबाइल में गेम खेलते हैं, बिल्कुल गेम भी होगा। सीडी डीवीडी टिकट बुकिंग या इंटरनेट सर्चिंग। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग? तुम बताओ अंशु। यस सर। बताइए। सर मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग मैंने पूछा है। मल्टी प्रोग्रामिंग सर वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एट ए टाइम मोर देन टास्क परफॉर्म करते हैं, उसी को जो सर टाइम शेयरिंग उसी का पार्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का, जिसके थ्रू सर हम कम समय में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम का टाइम, प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड होता है, यदि वो 10 सेकंड का टाइम ले रहा है तो जो वेटिंग में होगा तो उसको मैनेज करने के लिए सर तो 5 सेकंड देकर उसका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देंगे। जो बाकी प्रोग्राम बचेगा तो टाइम शेयरिंग के थ्रू उस टाइम में हम उस ऑल प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट कराएंगे। हाँ, आप सही बिल्कुल समझ रहे हैं, सही, ठीक है। थोड़ा सा बोलने का और सही यही है ना, आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज आप आगे जाके बहुत अच्छा से आप इसको बोलने लगेंगे, लेकिन पहले तो बोलने का आदत सीखना होगा। चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चुप रहने से काम चलेगा। और देखिएगा, आज 10 स्टूडेंट हैंड रेज किए हैं, तो आगे, ठीक है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आगे और स्टूडेंट्स आगे आएंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग का परफॉर्मेंस सही होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट, ठीक है, जरूर आंसर दे अपने सब्जेक्ट में। जो भी, मतलब मैंने बोला एक ही बात बोला कि टीचर स्टूडेंट के बीच में ऐसा रिलेशनशिप हो कि किसी भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि हम सर से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। बाकी आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप इतना बच्चा नहीं है कि हम मुझे फोर्स करना पड़ेगा कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो तो हम बोलते हैं 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे लोग को बोलते हैं, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। आप यहाँ पे पटना में रह रहे हैं तो मम्मी पापा थोड़ी देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिन भर घूमिए, ठीक है, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है आपको, सारा कुछ खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। हम भी आपको क्लास में केवल देखेंगे। मुझे तो यही लगेगा कि नहीं, यहाँ पर अगर केशव बता रहा है, सिकंदर बता रहा है, शिवम बता रहा है, तो इन लोग मेहनत कर रहा है। बाकी लोग अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक ही साथ पढ़ रहे हो तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप नहीं बता पा रहे हैं? तो इस चीज को समझिए, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग, मेरा प्रश्न ये था, वहां तक अंशु का मैं बात समझ गया जो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन और किसी दूसरे स्टूडेंट से मैं पूछता हूं।
आप बताओ हिमांशु कुमार। यस सर। सर टाइम शेयरिंग में इसका रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स टाइम इसका ज्यादा होता है टाइम शेयरिंग में, और अगर जो मल्टी प्रोग्रामिंग में इसका सर रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है टाइम शेयरिंग के मुकाबले। और सर सीपीयू जो है मल्टी प्रोग्रामिंग में हर हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग यूजर रहता है एग्जीक्यूट करने के लिए, और टाइम शेयरिंग में एक प्रोग्राम एक डिफरेंट के लिए सर प्रोग्राम के लिए एक ही यूजर रहता है। और इसमें भी सर टाइम शेयरिंग में भी सीपीयू के द्वारा हम लोग अपना प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं हिमांशु, एक चीज तो है कि मेन मेमोरी में चाहे आप जब कह रहे हो कि टाइम शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में तो जानते हो ना कि मेन मेमोरी में एट ए टाइम मोर देन वन प्रोसेस जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, रेडी है। वो तो टाइम शेयरिंग में भी होता है और मल्टी प्रोग्रामिंग में भी होता है, राइट? यस सर। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में कैसे एग्जीक्यूशन होता है और टाइम शेयरिंग अगर लग गया तो टाइम शेयरिंग में प्रोसेस का कैसे एग्जीक्यूशन होता है, इसको मुझे समझाइए। सर मल्टी प्रोग्रामिंग में सर डिफरेंट अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग यूजर रहता है सर। नहीं, अलग अलग यूजर। हाँ सर टाइमिंग शेयरिंग में एक डिफरेंट प्रोग्राम के लिए एक ही यूजर रहता है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सर। तुम बोलो केशव, कैसे होता है एग्जीक्यूशन? सर मल्टीपल प्रोग्रामिंग में अगर मान के चलिए मेरे पास अगर 10 काम है, 10 को प्रोसेस करवाना है, तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में जैसे एक एग्जीक्यूट कर रहा है तो 9 उसके लिए सर वेट करेगा मेन मेमोरी में। और सर इसमें सर टाइम में इसका सर सिंगल मतलब मल्टीपल प्रोसेस के लिए सर सिंगल प्रोसेसर ही रहता है सर टाइम शेयरिंग ओएस में सर। हाँ सही है। यहाँ पर आपको इस रजनीश तुम बोलो रजनीश। यस सर, टाइम शेयरिंग में सर बेसिकली होता है कि अगर हम एक टाइम पे 5 प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो सारे प्रोग्राम को सेम टाइम देगा। एक प्रोग्राम को अगर 5 सेकंड दे रहा है तो सेकंड प्रोग्राम को वेटिंग में डाल के फिर सेकंड प्रोग्राम को टाइम देगा, फिर थर्ड प्रोग्राम को। इस तरह टाइम शेयरिंग होता है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में एक टाइम पे वो एक प्रोग्राम को डन कर देगा, देन वो सेकंड प्रोग्राम को फिर से लेगा। बिल्कुल सही है। मल्टी प्रोग्रामिंग में तो आप जानते हैं कि मेन मेमोरी में मल्टीपल जॉब्स एक साथ जाएंगे, ठीक है, और टाइम शेयरिंग में भी यही होता है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो प्रोसेस एक बार सीपीयू के पास एलोकेट होगा वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो टर्मिनेट होगा। बीच में उसको बिना कंप्लीट एग्जीक्यूट किए हुए बीच में उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन टाइम शेयरिंग में एक टाइम फिक्स्ड रहता है कि कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास इतना ही समय तक रहेगा, ठीक है। अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन 10 सेकेंड है और टाइम सेट कर दिया गया है 5 सेकेंड, तो वो प्रोसेस सीपीयू के पास 10 सेकेंड नहीं रह के कितने सेकेंड तक रहेगा, 5 सेकेंड तक रहेगा। फिर दूसरे प्रोसेस को क्या मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज होता है, उसमें टाइम शेयर होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग में जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर जाएगा तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए रिस्पॉन्स टाइम शेयरिंग का बेस्ट होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का रिस्पॉन्स टाइम उससे कम होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आज भर हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन में भी आप लोग सभी लोग तैयारी करके रहिएगा, ठीक है। इमीडिएटली मैं किसी स्टूडेंट से ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग बिल्कुल बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, केवल आप पढ़ कर आ जाओ, ठीक है। आप बिल्कुल बताएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफलाइन में, ठीक है, वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं।